गुड मॉर्निंग। आज हम राष्ट्रपति के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। जो पिछले दो वीडियो राष्ट्रपति के ऊपर आए हैं उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। आज हम राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार होते हैं, उसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त है। हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है वो सभी व्यक्तियों को विधि के आधार पर सम्मान मानता है, चाहे उसकी पद और प्रतिष्ठा कुछ भी हो, लेकिन विधि के समक्ष सभी लोग क्या होते हैं, सम्मान होते हैं। मतलब उनको अहमियत बराबर दी जाती है। लेकिन इससे एक अपवाद रखा गया, एक छूट दी गई, वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 361 के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत ये छूट दी गई है कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अपने कर्तव्य का पालन करता है, जब अपने कार्यालय का कार्य करता है, तो उसे किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। जो कार्य उसने किया है अपने कार्यालय का, उसके लिए उसे किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। साथ ही जब वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है, उसके उस समय या उस दौरान उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। और साथ साथ क्या है कि जब राष्ट्रपति अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, तब उसके विरुद्ध एक प्रकार की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है, वो है सिविल कार्रवाई। सिविल कार्रवाई से संबंधित कोई मामला हो तो वो राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी शर्त है कि जो आवेदन करता है, उसके विरुद्ध जो शिकायत करता है, जो सिविल कार्रवाई के लिए आवेदन करता है, उस आवेदनकर्ता को अपना नाम, निवास स्थान और राष्ट्रपति के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसका कारण बताने की 2 माह पूर्व ही उसको कारण बताने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति को जो विशेष अधिकार प्राप्त राष्ट्रपति जो विशेष अधिकार भारतीय संविधान देता है वो अनुच्छेद 361 के तहत देता है। क्योंकि 361 के तहत क्या कर रहे हैं हम, जो भारत के जो संविधान की जो मूल भावना है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, उससे परे जाके या उससे हटकर अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को विशेष सुविधा दी जाती है, उसको राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, या जो सारी जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है संघ की, वो राष्ट्रपति में ही नीत होती है। तो हम इसकी शक्तियों की या कार्यों की बात करें तो हम इनको जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सामान्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। क्या कर सकते हैं हम, जो राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त है उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक सामान्य शक्तियाँ, दूसरी आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि 6 प्रकार की शक्तियाँ आती है। कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, आपके वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों के अलावा आपके न्यायिक शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ और कूटनीतिक शक्तियाँ। ये जो सामान्य शक्तियाँ, ये 6 प्रकार की शक्तियाँ हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कार्यपालिकीय शक्तियाँ क्या क्या उसको प्राप्त है। तो कार्यपालिका शक्तियाँ ये प्राप्त है कि जो राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को सारी जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, जो केंद्र की जो संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, वो सभी राष्ट्रपति में निहित होती है। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की परामर्श से वो जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है। अनुच्छेद 75 के तहत ये अधिकार इनको प्राप्त है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रियों को कार्य का आवंटन भी करता है। ये तो हो गई सरकार से संबंधित जो कार्य है वो करता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसको हम केक कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, या दो से अधिक जो आपके राज्यों के जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये नियुक्ति से संबंधित कार्य राष्ट्रपति करता है। इनके अलावा राष्ट्रपति के ऐसे आयोग होते हैं जिनके आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ जब कार्यपालिका शक्तियों की बात करते हैं तो वो नियुक्ति के अलावा उसके पास कई जो अधिकारी है, जो पद है, उनसे व्यक्तियों को पद मुक्त करने का अधिकार भी है। जैसे हम चर्चा करते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इनको पद से हटाने का अधिकार भी किसको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन शर्त क्या है कि जब संसद विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करे तभी इनको हटा सकते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति है उनको मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इनको हटाने का अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन शर्त क्या डाल रखी है इसके अंदर
कि जो संसद है इसका विशेष बहुमत से समर्थन होना चाहिए। विशेष बहुमत के द्वारा यदि प्रस्ताव पारित होकर आता है तभी ही इनको हटाया जा सकता है। साथ ही जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं एवं सदस्य है, वे राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य है, उनको भी उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। जो इनको हटाएगा इनको भी उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा पे ही हटाया जाएगा, यानी कि इन पे यदि कोई भ्रष्टाचार वगैरह का कुछ आरोप लगा है और वो आरोप यदि उच्चतम न्यायालय में सिद्ध होता है तभी इनको हटाया जाएगा। तो ये जो पद जिनमें शर्तें लग रही है, जिनको ये हटा रहा है, तो इससे ये है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं कर रहे, क्योंकि इनको संविधान के तहत इनको कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है कि उस प्रोटेक्शंस के तहत इनको हटाया नहीं जा सकता। हटाने के लिए कुछ न कुछ आरोप इनके ऊपर सिद्ध होते हैं। तो ये है राष्ट्रपति की जो सामान्य जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है उसके ऊपर हमने चर्चा की है। अब बात करते हैं जो सेकंड शक्ति है, जो सामान्य शक्तियों में जो सेकंड शक्ति है वो है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति को विधायी शक्ति भी प्राप्त है। वो सामान्यतः ये होता है कि जब लोकसभा का जो प्रथम सत्र होता है उसको संबोधित करता है। साथ ही प्रत्येक वर्ष जो प्रथम सत्र होता है, प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है उसमें दोनों जो सदन होते हैं उनके संयुक्त सदन को ये संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है या उनको संबोधित करता है, ये कार्य भी करता है। इसके अलावा संसद को संदेश भेजना, संसद की बैठक बुलाना, संसद का सत्र समाप्त करना, लोकसभा का विघटन करना, ये सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वो विधायिका के अंदर जो आपके राज्यसभा है, राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं, जो कला संस्कृति से संबंधित जो 12 सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की जो मनोनीत करने का जो कार्य है वो भी राष्ट्रपति करता है। और भारत के संविधान में जो लोकसभा के अंदर 2 जो एंग्लो इंडियन सदस्य थे उनकी नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति क्या है। ये तो सारी जो संसद से संबंधित जो व्यक्ति थे, उनसे संबंधित जो कार्य थे उसके बारे में हमने चर्चा की है। इसके अलावा क्या है कि जो भी विधि बनती है, कोई भी कानून कोई भी विधि बनती है या कोई भी कानून बनता है तो उस पर जब वो विधेयक होता है तो उसको पारित करने के लिए जो अंतिम जो जिसके हस्ताक्षर होते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो उसमें भी राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है कि संसद से यदि कोई भी विधेयक आ रहा है तो वो उस पर मना भी कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है और उस पर कोई भी जवाब भी नहीं देता। तो इस प्रकार जो इसको ये शक्तियाँ है, इसको हम लोकप्रिय रूप में हम कह सकते हैं कि इसको 3 प्रकार के विटो प्राप्त है। लोकप्रिय रूप में कह रहे हैं क्योंकि संविधान में विटो शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। तो लोकप्रिय रूप में हम विटो की बात करते हैं तो 3 प्रकार के विटो की इसकी चर्चा होती है। तो विटो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है निरपेक्ष विटो, दूसरा है आपके निलंबनकारी विटो और तीसरा है आपके पॉकेट विटो। तो निरपेक्ष विटो की बात करते हैं सबसे पहले। तो निरपेक्ष विटो वो विटो होता है जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति नहीं देता, किसी भी विधेयक पे मतलब ऐसा कोई विधेयक जिस पर अनुमति ना दे तो वो कैसा विटो कहलाता है? निरपेक्ष विटो। वो एब्सोल्यूट विटो है, उस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति ने आज तक एक बार किया है, वो किया है पेप्सू राज्य के संदर्भ में। जब राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति, उन्होंने एक बार ऐसा किया कि पेप्सू राज्य से संबंधित जो विधेयक था उस पर निरपेक्ष विटो का प्रयोग किया था। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं निलंबनकारी विटो की। निलंबनकारी विटो वो विटो कहलाता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है कि आपको इस पर पुनर्विचार करना है, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। पुनर्विचार के बाद यदि वापस आता है तो उस पर राष्ट्रपति परमिशन देता है, उस पर साइन करना पड़ता है। तो उसको कहते हैं निलंबनकारी विटो की। कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था, रोक दिया था, लेकिन जब पुनर्विचार के बाद वापस आ रहा है तो उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करता है। जो थर्ड प्रकार का जो विटो वो है पॉकेट विटो, क्योंकि भारत का जो संविधान है उस संविधान के तहत यह है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर कार्रवाई कब करेगा या ना करेगा इसके बारे में कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। तो राष्ट्रपति कई बार ऐसा होता है कि जो विधेयक आता है विधेयक को लेके अपने पास रख लेता है, ना उस पर वो जवाब देता है, ना उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है और चुप रहता है उस विधेयक पे। ठीक है, तो इस प्रकार के जब वो चुप रहने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो प्रक्रिया होती है उसमें ना परमिशन दे रहा है, ना कुछ मना कर रहा है, ना पुनर्विचार के लिए कह रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के जो विटो का प्रयोग किया जाता है उसको पॉकेट विटो कहते हैं। इस प्रकार के विटो का जो प्रयोग है ज्ञानी जैल सिंह ने किया था सबसे पहले 1986 के अंदर। संसद में जब डाक घर विधेयक आया था तो उस पर ज्ञानी जैल सिंह ने इस प्रकार के विटो का प्रयोग किया था कि उसने विधेयक के ऊपर कुछ भी बात नहीं की और
अपने पास रख लिया, ना उसने हाँ कहा, ना पुनर्विचार के लिए कहा, ना परमिशन दी, मतलब कि उसने कुछ भी नहीं कहा, अपने जेब के अंदर डाल के रख लिया, ये मान के चलो, तो इसलिए इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के पास जब विधेयक से संबंधित बात आती है तो उससे संबंधित 3 प्रकार की वीटो की शक्तियां प्राप्त हो जाती है राष्ट्रपति को। इसके अलावा विधेयक से संबंधित एक और शक्ति प्राप्त है इसको अध्यादेश जारी करने की, कि यह अध्यादेश के माध्यम से किसी भी विधि को अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वो कोई भी अध्यादेश, विधि से संबंधित कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसी प्रकार के जो अधिकार है राज्यपाल को भी प्राप्त है, वो अनुच्छेद 213 के तहत है। तो अध्यादेश के तहत क्या होता है कि अध्यादेश विधि के समान ही अपना प्रभुत्व रखता है, अपना महत्व रखता है, क्योंकि जब कोई ऐसी स्थिति आती है, जब कोई आकस्मिक स्थिति हो, अनुच्छेद 123 कहता है कि जब कोई ऐसी स्थिति हो कि सरकार के समक्ष कोई आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। या राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो कि कोई विधि अति आवश्यक है और उसको बनाना जरूरी है, तत्काल आवश्यक है, तब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। या फिर जब संसद के दोनों सदन या अथवा एक सदन कोई भी सत्र में ना हो, तब भी वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये अध्यादेश के बारे में चर्चा थी कि अध्यादेश विधि के जो संसद के द्वारा जो विधि निर्मित होती है, जिस प्रक्रिया से जो संसद के द्वारा जो विधि गुजरती है, जितना विधि का प्रभाव है उतना ही अध्यादेश का प्रभाव होता है। अध्यादेश ही एक विधि का रूप होता है बराबर, लेकिन उसकी कुछ वैधता होती है कि जब यदि सत्र शुरू हो, संसद के किसी भी सदन का सत्र शुरू हो, तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको पारित करवाना होता है सदन से। यदि पारित नहीं होता तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक वो अध्यादेश जारी रह सकता है। उसके बाद उसको संसद के सदन के द्वारा पारित करवाना आवश्यक होता है। तो ये अध्यादेश से संबंधित इसकी शक्ति थी। इसके बारे में कई बार आलोचना होती है कि जो अध्यादेश से संबंधित जो बातें हैं उसमें राष्ट्रपति क्या कर रहा है, दुरुपयोग करता है। कई बार जो सरकार होती है वो क्या करती है, अध्यादेश का दुरुपयोग करती है। जब उसके पास बहुमत नहीं होता तो वो क्या करती है, अध्यादेश के माध्यम से किसी भी कानून को जारी रखने का कार्य करती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य सरकारें तो कई ऐसी है कि जो 10-10 सालों तक किसी कानून को बना नहीं पा रही, लेकिन वो अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को जीवित रख रही है। इसके बारे में एक डिबेट भी होती है, विवाद भी होता है कि अध्यादेश बनाने की जब शक्ति राष्ट्रपति को दे दी जा रही है, तो फिर संसद की जो शक्ति होती है विधि बनाने की, वो शक्ति में टकराव होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो अध्यादेश के द्वारा विलोपित होता है। ये इसके विधेयक से संबंधित विधेयक कार्य से संबंधित जो शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। अब जो तीसरे प्रकार की जो शक्ति होती है वो है वित्तीय शक्तियाँ। कैसी शक्तियाँ? वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को वित्तीय रूप से भी शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि कोई भी वित्तीय जो अधिकार होता है, कोई भी धन विधेयक होता है, तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या अनुमति लेना आवश्यक होता है। साथ ही जो आपके प्रत्येक वर्ष का जो बजट आता है, जिसको आप लोकप्रिय भाषा में बजट कहते हो, लेकिन संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, उसकी जगह ये सब प्रयोग किया गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो भी लोकसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। और जो सरकार जो वित्तीय खर्च करती है उस पर निगरानी का जो कार्य है वो नियंत्रक महालेखा का परीक्षा करता है। वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति उसको कहाँ रखवाता है? संसद के अंदर रखवाता है। तो इस प्रकार जो वित्त से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं जो संवैधानिक रूप से देखा जाए तो सारी शक्तियों पर कंट्रोल किसका है? राष्ट्रपति का है। कि जो भी धन विधेयक आ रहा है उस पर पहले सहमति किसकी ली जा रही है? राष्ट्रपति की ली जा रही है। उसके बाद जो प्रत्येक वर्ष का जो वित्तीय विवरण होता है, जो वित्तीय लेखा जोखा होता है, वो भी राष्ट्रपति आपके वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाता है। जैसा कि कल ही रखा है आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो इस प्रकार जो वित्तीय शक्तियाँ है वो भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो जो चौथी प्रकार की जो सामान्य शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों में क्या है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। समाधान। कौन कौन सी शक्तियाँ ऐसी? पहली है समाधान, दूसरी है लघुकरण, तीसरी है परिहार, चौथी है निलंबन, पांचवी है विराम। ये 5 प्रकार की जो शक्तियाँ वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो समाधान के तहत कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? कि समाधान के तहत राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति जो अपराधी है उसकी जो सजा होती है वो पूर्ण रूप से माफ कर देता है। लघुकरण के तहत क्या करता है? लघुकरण के तहत वो ये करता है कि एक दंड के स्थान पर दूसरा दंड दे देता है। मतलब कि दंड की जो प्रकृति है वो चेंज कर देता है। जैसे किसी को मृत्युदंड दे रखा तो उसको वो क्या करता है? आजीवन कारावास में परिवर्तित
कर देता है। जो तीसरे प्रकार का जो दंड है वो है परिहार, जो समा की जो शक्ति है वो है परिहार। परिहार के तहत ये क्या करता है कि दंड की जो प्रकृति है वो चेंज नहीं करके क्या करता है, सिर्फ अवधि कम कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति को 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है तो उसको ये 3 वर्ष का कठोर कारावास निर्धारित कर देगा। तो ये परिहार में क्या कर रहा है, जो दंड है उसकी प्रकृति चेंज ना करके क्या कर रहा है, उसके समय अवधि को कम कर रहा है। जो चौथे प्रकार का जो इसके पास अधिकार है वो है निलंबन का अधिकार। क्षमा करने का जो अधिकार चौथा है वो कौन सा है, निलंबन का अधिकार। इसमें क्या करता है राष्ट्रपति कि किसी व्यक्ति की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, दोषी व्यक्ति होता है उसकी सजा को कम कर देता है। क्या करता है निलंबन में कि किसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, व्यक्ति की जो सजा है उसको कम कर देता है। पांचवें प्रकार की जो समा की जो शक्ति है वो है विराम की शक्ति। विराम के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, जब किसी भी व्यक्ति को, ये भी विशेष परिस्थिति में जारी होती है, ये कब जारी होती है, जब राष्ट्रपति के पास कोई ऐसी याचिका आई हुई हो कि किसी को मृत्युदंड की सजा दे रखी हो और वो मामला राष्ट्रपति के पास आया हुआ हो, तो उस समय के लिए जो सजा होती है वो निलंबित कर दी जाती है, रोक दी जाती है और स्थगित कर दी जाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। इस पर भी विवाद होता है कि जो न्यायिक शक्ति इसको प्राप्त है, इसको ये अपने मन से इनका प्रयोग नहीं कर सकता। इनको एक उचित आधार होना चाहिए, उचित आधार के आधार पे आप जो न्यायिक शक्तियाँ है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब जो पांचवें प्रकार की जो शक्ति है वो है सैनिक शक्ति। कौन सी शक्ति है, सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति के पास भी होती है। ये युद्ध या संधि की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है। युद्ध या संधि करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास ही होता है। और जो तीनों सेनाएं हैं, भारतीय सेनाएं, चाहे थल हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, इन तीनों जो सेना है इनका जो कमांडर होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। अब छठे प्रकार की जो शक्ति है इनकी कूटनीतिक शक्तियाँ, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है कि जो भारत का जो प्रथम नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति कूटनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ये सभी जितने भी नियुक्त न्यायाधीश दूतावास में जो राजदूत होते हैं इनसे परिचय करता है। और जो भारत के जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और उसी प्रकार कॉमनवेल्थ देशों में जो उच्चायुक्त होता है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मित्र जो देश है, ज़्यादातर जो देश है वहाँ की ये यात्राएं भी करता है। और जो प्रथम नागरिक होने के नाते ये क्या करता है कि जो सौंदर्यपूर्ण जो संबंध होते हैं विदेशों से वो बनाने के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के पास जो सामान्य शक्तियाँ हैं वो 6 प्रकार की शक्तियाँ हैं जिसकी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। कौन कौन सी, वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले है कार्यपालिका शक्तियाँ, दूसरी है विधायी शक्तियाँ, तीसरी कौन सी शक्तियाँ आपके वित्तीय शक्तियाँ, चौथी है न्यायिक शक्तियाँ, पांचवी सैनिक शक्तियाँ, छठी है कूटनीतिक शक्तियाँ। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के पास 6 जो है सामान्य शक्तियाँ हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा अपना, उसके अंदर हम आपातकालीन शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी है जिसका वो प्रयोग करता है। धन्यवाद।